वेलकम क्लास। आज हम एक बायोकेमिस्ट्री का इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे, प्रोटीन। प्रोटीन का बॉडी में क्या रोल है और हम किसी भी सैंपल में प्रोटीन को कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो चलिए इस टॉपिक की शुरुआत करते हैं। प्रोटीन क्या होता है? प्रोटीन इज अ बायोमोलिक्यूल। प्रोटीन हाइड्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के कॉम्बिनेशन से बनता है और इसमें फॉस्फेट ग्रुप भी पाया जाता है। प्रोटीन का जो मोनोमर है, जो सिंगल यूनिट है जिसके कॉम्बिनेशन से प्रोटीन बनता है, उसको हम अमाइनो एसिड्स कहते हैं। अमाइनो एसिड का सिंपल फॉर्म है अल्फा अमीनो एसिड। अल्फा अमीनो एसिड से प्रोटीन बनता है। जब हम प्रोटीन की हाइड्रोलिसिस करते हैं तो हमें अल्फा अमीनो एसिड मिलता है। तो प्रोटीन में दो या दो से ज्यादा अमाइनो एसिड प्रेजेंट होते हैं और जब ये अमाइनो एसिड आपस में जुड़ते हैं पेप्टाइड बॉन्ड के थ्रू, तो एक चेन का फॉर्मेशन करते हैं और इस चेन को हम पेप्टाइड चेन कहते हैं। इस चेन में दो या दो से ज्यादा अमाइनो एसिड हो सकते हैं। तो पेप्टाइड चेन इज अ लॉन्ग, जिसमें अमाइनो एसिड आपस में जुड़ते हैं और चेन का फॉर्मेशन करते हैं। अमाइनो एसिड प्रोटीन का मोनोमर है और प्रोटीन इज अ पॉलीमर, जिसमें हमें अमाइनो ग्रुप देखने को मिलते हैं। प्रोटीन में दूसरा कार्बोक्सिल ग्रुप भी होता है। अमाइनो ग्रुप को रिप्रेजेंट करते हैं NH2 से, कार्बोक्सिल ग्रुप को रिप्रेजेंट करते हैं COOH से। यहाँ पर आप अमीनो एसिड का स्ट्रक्चर देख सकते हैं। NH2 ग्रुप, ये NH2 ग्रुप है, ये साइड चेन है, ये सेंट्रल कार्बन एटम है, ये हाइड्रोजन एटम है और ये वाला कार्बोक्सिलिक ग्रुप है। और इस कार्बन को हम अल्फा कार्बन कहते हैं और इसको बीटा कार्बन। तो ये अमीनो एसिड का स्ट्रक्चर है। दिस इज अमीनो ग्रुप, दिस इज साइड चेन, दिस इज हाइड्रोजन एंड दिस इज कार्बोक्सिलिक ग्रुप। अब हम प्रोटीन की क्लासिफिकेशन की बात करते हैं। प्रोटीन को क्लासिफाई किया गया है डिफरेंट डिफरेंट बेसिस पे। एक बेसिस है स्ट्रक्चर के बेसिस पे, कि प्रोटीन की संरचना कैसी है। तो इस बेसिस पे प्रोटीन को फाइब्रस और ग्लोबुलर प्रोटीन में डिवाइड किया गया है। फाइब्रस मतलब जिसमें धागे जैसी संरचना होगी, इन फाइबर्स। इसका एग्जाम्पल है कोलेजन और इलास्टिन। ग्लोबुलर प्रोटीन, ग्लोबुलर प्रोटीन में फोल्ड पाए जाते हैं। जब प्रोटीन में फोल्ड होते हैं तब उसको हम ग्लोबुलर प्रोटीन कहते हैं। इसका एग्जाम्पल है ट्रिप्सिन एंड पेप्सिन। सॉल्युबिलिटी के बेसिस पे इसको क्लासिफाइड किया गया है सिंपल प्रोटीन, कंजुगेटेड प्रोटीन। सिंपल प्रोटीन वो है जो हाइड्रोलिसिस पे हमें केवल अमाइनो एसिड्स देते हैं। इसका एग्जाम्पल है स्क्लेरोप्रोटीन, जिसमें केराटिन आता है। स्किन की जो अपर सरफेस होती है उस पे केराटिन पाया जाता है। ये हार्ड टाइप का प्रोटीन होता है। प्रोटामीन होता है, एल्ब्यूमिन होता है। एल्ब्यूमिन एग का जो व्हाइट पार्ट होता है उसको हम एल्ब्यूमिन कहते हैं और इसमें कोएगुलेशन की प्रॉपर्टी भी होती है। आपने अंडा उबाला होगा, अंडे का जो सफेद पार्ट है वो कोएगुलेट हो जाता है और बीच का जो येलो पार्ट होता है वो फैटी एसिड होता है। अंडे से हमें एल्ब्यूमिन प्रोटीन मिलता है। और हमारे ब्लड में, ह्यूमन ब्लड में भी सीरम में एल्ब्यूमिन पाया जाता है, जो कि ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है। और ग्लूटीन प्रोटीन होता है जो कि गेहूं में पाया जाता है। ग्लूटीन प्रोटीन वाटर में इंसॉल्युबल होता है। एल्ब्यूमिन प्रोटीन वाटर सॉल्युबल होता है। आपने ऑमलेट तो बनाया ही होगा। ऑमलेट में जब आप अंडे को मिक्स करते हो तो हो जाता है, ऑमलेट बन जाता है। ग्लूटीन प्रोटीन गेहूं में पाया जाता है। हिस्टोन प्रोटीन, हिस्टोन प्रोटीन से डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड और राइबोन्यूक्लिक एसिड बने होते हैं और हीमोग्लोबिन। तो ये हिस्टोन प्रोटीन के एग्जाम्पल हो गए।
तो सिंपल प्रोटीन वो होते हैं जिसमें केवल अमाइनो एसिड प्रेजेंट होते हैं, अमाइनो एसिड की लॉन्ग चेन। और जब हम इसका हाइड्रोलिसिस करते हैं, हाइड्रोलिसिस मतलब वाटर के हेल्प से इसको ब्रेक डाउन करेंगे, तो हमें केवल अमाइनो एसिड्स मिलते हैं। ठीक है, हमने इसके एग्जांपल्स देखे, जैसे स्क्लेरोप्रोटीन, इसका एग्जांपल है केरेटीन। प्रोटामीन है, एल्ब्यूमिन है, एल्ब्यूमिन का सोर्स है एग। और ग्लूटीन प्रोटीन है जो कि हमें गेहूं से मिलता है, और हिस्टोन प्रोटीन। नेक्स्ट आता है कॉन्जुगेट प्रोटीन। कॉन्जुगेट प्रोटीन में प्रोस्थेटिक ग्रुप प्रेजेंट होता है, जैसे न्यूक्लियो प्रोटीन, फॉस्फोप्रोटीन, ग्लाइकोप्रोटीन, क्रोमोप्रोटीन। इसमें इसमें अमाइनो एसिड के साथ एक प्रोस्थेटिक ग्रुप प्रेजेंट होगा। जैसे प्रोटीन यदि कार्ब्स के साथ कॉन्जुगेशन करेगा तो ग्लाइकोप्रोटीन बन जाएगा। अमाइनो एसिड के साथ यदि कोई पायरोल ग्रुप प्रेजेंट है, क्रोमोफोर प्रेजेंट है जो कि कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, तो वो क्रोमोप्रोटीन बन जाएगा। क्रोमोप्रोटीन कलर्ड होते हैं, जैसे हीमोग्लोबिन रेड कलर का होता है, जिसकी वजह से आपका ब्लड रेड है। तो हीमोग्लोबिन इज द क्रोमोप्रोटीन। जैसे क्लोरोफिल, क्लोरोफिल में मैग्नीशियम की वजह से हरा हरा दिखाई देता। ग्लाइकोप्रोटीन का एग्जाम्पल है कार्बोहाइड्रेट, जो कि हमने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा है। कार्बोहाइड्रेट के साथ यदि प्रोटीन कॉन्जुगेशन करेगा तो उसको हम ग्लाइकोप्रोटीन कहते हैं। और यदि फॉस्फेट ग्रुप प्रेजेंट होगा अमाइनो एसिड के साथ, तो हम उसको केजीन प्रोटीन कहते हैं। केजीन प्रोटीन हमें मिल्क से मिलता है। और न्यूक्लियोप्रोटीन, अपने सेल के न्यूक्लियस में जो जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होता है, न्यूक्लिक एसिड बना होता है न्यूक्लियोप्रोटीन से। ठीक है, तो ये कॉन्जुगेशन है प्रोटीन का। ऑन द बेसिस ऑफ अमाइनो एसिड्स, दो टाइप के अमाइनो एसिड्स होते हैं, इसेंशियल और नॉन इसेंशियल। इसेंशियल वो है जो बॉडी सिंथेसाइज नहीं कर पाती, हम एक्सटर्नल सोर्सेज पे डिपेंड करते हैं, हमें बाहर से लेने पड़ते हैं। और नॉन इसेंशियल वो है जो बॉडी हमारी सिंथेसाइज कर लेती है। तो इसेंशियल का एग्जाम्पल क्या है? इसेंशियल वो है जो बॉडी सिंथेसाइज नहीं कर पाती, और नॉन इसेंशियल वो जो बॉडी सिंथेसाइज कर पाती है। ठीक है, तो जैसे आपका केजीन प्रोटीन हुआ, है ना, वो बॉडी सिंथेसाइज नहीं करती, हमें मिल्क से मिलता है, एक्सटर्नल सोर्सेस। फंक्शन के बेसिस पे इसको डिवाइड किया गया है, जैसे स्टोरेज, स्टोरेज में आता है ओवा एल्ब्यूमिन। कॉन्ट्रेक्टाइल प्रोटीन होता है एक्टिन मायोसिन, जिसकी वजह से मसल्स कॉन्ट्रैक्शन में पार्टिसिपेट करता है। इन दोनों प्रोटीन की वजह से मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन पाया जाता है। मायोग्लोबिलिन प्रोटीन पाया जाता है मसल्स में। कैटालाइटिक प्रोटीन, इसमें एंजाइम्स आते हैं, एंजाइम्स प्रोटीन के बने होते हैं। और रेगुलेटर प्रोटीन, जिसमें हॉर्मोन्स आते हैं, हॉर्मोन्स आर द केमिकल मैसेंजर, फॉर एग्जांपल जैसे इंसुलिन हुआ आपका। और और भी एंजाइम्स है, जैसे एड्रेनालिन है। तो ये हार्मोन प्रोटीन के ही बने होते हैं। रिसेप्टर प्रोटीन, सेल की सरफेस पे प्रोटीन के स्ट्रक्चर्स होते हैं जिस पर ड्रग बाइंड करता है, इसको हम रिसेप्टर प्रोटीन कहते हैं। डिफेंस प्रोटीन, इसमें आपका इम्यूनोग्लोबुलिन आता है, आईजीजी, आईजीए, आईजीएम। ये हमारी बॉडी के फाइटर सेल्स हैं जो कि एंटीजन से फाइट करते हैं। एंटीबॉडी हमारे बॉडी का डिफेंस सिस्टम है जो कि एंटीजन से फाइट करता है। एंटीजन बाहर से हमारी बॉडी में आता है, और हमारी बॉडी के जो फाइटर्स हैं इनको हम इम्यूनोग्लोबुलिन्स कहते हैं। ये भी प्रोटीन के बने होते हैं। और प्रोटीन ट्रांसपोर्टेशन का भी काम करता है, जिसका एग्जांपल है एल्ब्यूमिन प्रोटीन। मेटालो प्रोटीन्स भी होते हैं जब प्रोटीन मेटल के साथ कॉन्जुगेशन करता है, जैसे इंसुलिन के फॉर्मेशन के लिए जिंक की जरूरत पड़ती है। आ, हीमोग्लोबिन प्रोटीन, हीम और ग्लोबुलिन का कॉम्बिनेशन, ग्लोबुलर प्रोटीन जब आयरन से कॉन्जुगेशन करता है तो हीमोग्लोबिन प्रोटीन बनता है। और हीमोग्लोबिन ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है, ऑक्सीजन को कैरी करता है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है। और कार्बन के साथ कॉन्जुगेशन से कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। इस तरह से ऑक्सीजन और CO2 का ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन में आयरन मेटल प्रेजेंट होता है। तो हमने प्रोटीन का क्लासिफिकेशन देखा, और प्रोटीन का केमिकल स्ट्रक्चर, पेप्टाइड चेन क्या होती है ये हमने डिस्कस किया।
रिच सोर्स ऑफ प्रोटीन है, आपको एग से प्रोटीन मिलता है, मीट से प्रोटीन मिलता है। यदि हमें कोई सैंपल दिया जाए और उस सैंपल में हम डाइल्यूट कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन ऐड करें और उसमें पर्पल कलर का रिंग फॉर्म होता है, तो ये शो करता है कि उसमें प्रोटीन प्रेजेंट है। तो ये एक प्रोटीन का जनरल टेस्ट है। हम एक टेस्ट ट्यूब लें, टेस्ट ट्यूब में हमारा सैंपल सॉल्यूशन लें और उसमें हम डाइल्यूट कॉपर सल्फेट की फ्यू ड्रॉप्स डालें और जस्ट वेट फॉर 1 or 2 minutes। यदि उसमें पर्पल रिंग फॉर्म होती है, इट्स मीन protein is present. So this is a general test for protein. And for exam point of view, it is important. In previous year ये पूछा गया है कि प्रोटीन के 2 टेस्ट को आप लिखिए, तो आप इस टेस्ट को याद कर लेंगे। जनरली हमारी डाइट में फाइबर्स होते हैं, वाटर होता है, मिनरल्स होता है, विटामिन्स होते हैं, लिपिड, प्रोटीन, कार्ब्स, ये हमारी डाइट होती है। हमें ऑयल से हमें लिपिड लिपिड मिलता है, फैटी एसिड्स मिलते हैं, कार्ब्स हमारी बॉडी में जाता है, ब्रेक डाउन होता है, तो ग्लूकोज जो कि एनर्जी सोर्स है, और वाटर हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि हमारी बॉडी में 70% तो वाटर होता है। मिनरल्स, हमारी बॉडी में इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं। इलेक्ट्रोलाइट्स ऐसे आयंस जिस पे चार्ज प्रेजेंट होता है, एनायन और कैटायन। कैटायन पे पॉजिटिव चार्ज, एनायन पे नेगेटिव चार्ज। तो हमारी बॉडी में इलेक्ट्रोलाइट्स की जरूरत पड़ती है जो कि हमें मिनरल के फॉर्म में एक्सटर्नली बाहर से लेना पड़ता है। हमारी डाइट, जब भी हम खाना खाते हैं तो इंजेशन होता है, डाइजेशन होता है, एब्जॉर्प्शन होता है और इजेशन होता है। इंजेक्शन मतलब एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ फूड, डाइजेशन मतलब फूड का पचना, डाइजेस्ट होना, उस फूड का रस बनना और वो रस बॉडी में अवशोषित होगा और उसके बाद मॉर्निंग में इजेक्शन हो जाएगा, इंजेशन हो जाएगा। जो एक्सक्रीटरी है वो बॉडी से एक्सपेल आउट हो जाएगा। इस इमेज में आप देख सकते हैं, यहाँ से कंजप्शन हो रहा है और एंजाइम्स काम करते हैं फूड पे, जैसे लाइपेज एंजाइम जो कि लिपिड का डाइजेशन करते हैं, ट्रिप्सिन है, पेप्सिन है, बहुत सारे एंजाइम्स है जो कि डाइजेशन प्रोसेस में इन्वॉल्व होते हैं। तो मैकेनिकल ब्रेकडाउन तो फूड का माउथ से ही शुरू हो जाता है। टीथ ग्राइंडिंग का काम करते हैं और फूड को मैकेनिकली ब्रेक डाउन करते हैं। केमिकल ब्रेकडाउन होता है और उसके बाद डाइजेशन होता है, एब्जॉर्प्शन होता है और वाटर फूड से रिटेन कर लिया जाता है और फिर एक पर्टिकुलर कंसिस्टेंसी के साथ मॉर्निंग में इजेशन स्टूल को पास किया जाता है। तो इस प्रोसेस के दौरान एब्जॉर्प्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, जिससे हमारी बॉडी को पोषण मिलता है, न्यूट्रिशंस मिलते हैं। और कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड्स, ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। इससे हमारी बॉडी में बायोमोलिक्यूल्स का फॉर्मेशन होता है, जैसे हॉर्मोन्स, एंजाइम्स, न्यूरोट्रांसमीटर्स। तो न्यूट्रिशन हमारे सर्वाइवल के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। Here you can see the names of few enzymes like amylase, protease, and lipase. These are the enzymes. In previous lectures, we have seen what is enzyme and how does it work. Site of action of amylase is mouth or duodenum, and the substrate is starch, and product is maltose or glucose. Protease, site of action is stomach and duodenum, substrate is protein, and end product is amino acids. Lipase, site of action is duodenum, substrate is fat, and end product is fatty acid glycerol. एंजाइम्स बायोकेमिकल रिएक्शन को स्पीड अप करते हैं और सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करते हैं। तो जब हम कार्बोहाइड्रेट डाइट में लेते हैं तो कार्बोहाइड्रेट अपने सिंपल मोनोमर्स में, मोनोसेकेराइड्स में कन्वर्ट होता है। फिर मोनोसेकेराइड्स को हमारी बॉडी, जैसे डी ग्लूकोज, इसको हमारी बॉडी एनर्जी कंजप्शन के लिए यूज करती है। प्रोटीन से, कार्बोहाइड्रेट से, लिपिड से, इन तीनों ही मैक्रोमोलिक्यूल से बॉडी को एनर्जी मिलती है, लेकिन सबसे ज्यादा लिपिड से मिलती है, 9 किलो कैलोरी।
1 ग्राम ऑफ कार्बोहाइड्रेट यदि बर्न होगा तो 4 किलो कैलोरी एनर्जी मिलेगी। प्रोटीन बर्न होगा वन 1 ग्राम तो 4 किलो कैलोरी। और लिपिड 1 ग्राम हमें 9 किलो कैलोरी एनर्जी देता है। तो लिपिड हमें सबसे ज्यादा एनर्जी देता है, लेकिन हमारी बॉडी की प्रायिकता होती है कि वो कार्बोहाइड्रेट से ज्यादा एनर्जी ले। हमारी बॉडी में एनर्जी फैट के फॉर्म में स्टोर रहती है, और फास्टिंग कंडीशन में वहां से हमारी बॉडी फैटी एसिड्स का बीटा ऑक्सीडेशन के थ्रू एनर्जी प्रोड्यूस करती है। किसी सैंपल में यदि अमाइनो एसिड प्रेजेंट है तो उसके लिए हम कुछ टेस्ट लगा सकते हैं। ये टेस्ट काफी इंपॉर्टेंट है, यू मस्ट रिमेंबर द नेम ऑफ दीज टेस्ट। बायूरेट टेस्ट, निनहाइड्रीन टेस्ट, ज़ेंथोट्रोपिक टेस्ट, मिलन्स टेस्ट, हॉपकिंस पोल रिएक्शन, नाइट्रोप्रोसाइड सल्फर, साकागुची टेस्ट, और पॉलीस टेस्ट। तो यूरिट टेस्ट हमें बताता है कि डबल पेप्टाइड लिंकेज की प्रेजेंस को शो करता है। यू नो व्हाट इज पेप्टाइड लिंकेज? पेप्टाइड लिंकेज के थ्रू अमाइनो एसिड आपस में कनेक्ट होते हैं। दो अमाइनो एसिड मिले, उनके बीच में जो बॉन्ड होता है, दिस इज कॉल्ड पेप्टाइड बॉन्ड। So Burette test show the presence of peptide linkage and it confirm the protein. Ninhydrate test is for alpha amino acid and it is the simplest protein, alpha amino acid. Xanthotropic test, it is for aromatic amino acid. Millen's test, it is for phenolic amino acid like tyrosine. Hopkin test, it is for indole ring. It is present in the tryptophan structure. In the upcoming slides, I will show you the structures of essential and non-essential amino acids. And nitroprusside and sulfur, this test is for cysteine. And Sakaguchi test is for arginine. Arginine is amino acid. And Pauli test is for imidazole ring. It is present in the histidine. So this is test for protein, amino acids. Okay. Now, what is protein? Protein are the most abundant organic molecule of the living system. They constitute about 50% of cellular dry weight. They constitute the fundamental basis of a structure and function of life. मुडलर साइंटिस्ट ने फर्स्ट टाइम प्रोटीन को डिस्क्राइब किया था, और प्रोटीन में नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है। प्रोटीन इज अ मैक्रो मॉलिक्यूल। देयर आर टू टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल इन ह्यूमन बॉडी, मैक्रो एंड माइक्रो। Micro is in small size and macro is in large size. Glucose is small, it is micro, and carbohydrate is macro. Macro means large. In case of protein, amino acid is micro and the protein, suppose histone protein, it is macro. Nucleotide is micro and the polymer of nucleotide is nucleic acid. It is macromolecule. Now, what is amino acid? Amino acid are a group of organic compound containing two functional groups, amino and carboxyl. Here in this image, you can see this is carboxyl group. It contains the negative charge, and this is amino group. It contains positive charge. So this is simple structure of amino acid. NH2 carboxylic acid, and this is side chain and hydrogen atom. Here is description of amino acids. Now here you can see the formation of peptide bond. There are two amino acid 1 and amino acid 2, and they are binding together with, sorry, excuse me, peptide bond. Amino acid 1, amino acid 2,
इनका कॉन्जुगेशन हो रहा है, यहाँ वाटर का रिमूवल हो रहा है H2O, और फॉर्मेशन हो रहा है पेप्टाइड चैन का. दिस इज पेप्टाइड चैन. इट कंटेन्स ओनली 2 अमीनो एसिड्स. Structure of protein. On the basis of structure, it has 4 classes: primary structure, secondary structure, tertiary structure, and quaternary structure. This is simple chain structure. This is called primary structure, and this is secondary structure. It has folds, and this is tertiary structure. And the fourth is quaternary structure, is highly complexed, and it has heavy mass and high molecular weight. Proteins are quaternary structures. Primary structure contains the covalent bond. It is more stronger than other bonds. And secondary, tertiary, or quaternary structure contains weak forces. So here you can see the assembly: long chain and folding, and this is like packaging, and this is interaction. Now this is very important. We have already discussed the function of proteins, hormonal function. Many hormones in our body is made up of protein like oxytocin, insulin. These are the regulatory proteins. And antibodies, IgG, IgM, already we have discussed. Just I'm showing you in this slide so that you can make notes. Contractile protein, uh, example actin and myosin. Enzymes are also made up of protein. There are many examples we have seen in the previous slides: lipase and trypsin. Structural protein, example is keratin, elastin, and collagen fibers. And storage protein, ova albumin, already we have seen. And transportation protein, its example is albumin. And now we move to the protein metabolism. Protein metabolism denotes the various biochemical processes responsible for the synthesis of protein and amino acids and the breakdown of protein. So anabolism is a process in which protein are formed from amino acids, and catabolism is a process in which the protein breaks down and give amino acids. Anabolism means formation and catabolism means breakdown. Now here you can see the structural difference between carbohydrates, lipids, and proteins. Carbs is a energy molecule of the human body, and it contains monomers, monosaccharides. Example, glucose. It is hexose. It contains 6 carbons, C6H12O6. And when the number of glucose molecule increases, it form a chain. And here you can see the fatty acids, lipid. This is triglycerides. Plasma membrane is made up of phospholipid bilayer and proteins. And monomer of protein is amino acids. And when more amino acids are conjugate together, it form a long chain of polypeptide and heavy molecular mass protein. This is important. This is list of essential amino acid: histidine, isoleucine, leucine, methionine, phenylalanine, threonine, tryptophan, and this is short form of the essential amino acids, valine. And here the non-essential amino acids: alanine, arginine, asparagine, aspartic acid, cysteine, and so on. Proline, serine, tyrosine. Properties of amino acid: physically they are colorless and crystalline in nature. They are water soluble, and it has high melting point above 200 degrees Celsius. Stereoisomerism shows dextrorotatory and levorotatory. They are optical isomers. They are optically active.
And here you can see the types of protein. A structural protein, its function is it provide the framework of the cell. Collagen elastin and catalytic protein, it performs the catalysis, means enzymes. Transportation protein, hormonal, already we have discussed, just you can make note of this. Just I'm showing you the slides, otherwise we have already discussed this all. Conjugated protein, composed of simple protein along with non-protein prosthetic substances like nucleoprotein. Nucleic acid is example, lipoprotein, VLDL, HDL, high density lipoprotein and low density lipoprotein, and very low density lipoprotein. This is example of lipoprotein. Glycoproteins, mucin, example of carbohydrate, and chromatoprotein, hemoglobin, cytochrome, and metalloprotein. It contains the metal. Best sources of protein is dietary foods, meats, poultry, and peanut, butters, nuts, and soya. And properties of protein, it shows the isoelectric point and colloidal property, denaturation of protein, precipitation, sedimentation, hydrolysis, and color reactions, and UV absorption also. What is isoelectric point? This is an important definition. It can be asked in exams. The pH at which the aqueous solution of an amino acid or protein at which the molecule on average have net no charge. The pH at which the molecule shows zero charge. It's called isoelectric point. The structure of proteins on 4 level. Here you can see the description of primary structure. Example is insulin. Example of secondary structure is elastin, keratin, and collagen, fibrous protein. And the example of tertiary protein is albumin, globulin, and antibody. And this is example of tertiary protein. And this is quaternary protein consists of hemoglobin. Okay, hemoglobin is example of quaternary protein. And this is a structure of quaternary protein, heavy molecular mass and heavy molecular weight. It contains the alpha and beta chain. It is the structure of hemoglobin. Heme is a iron, iron inorganic metal, and globulin is a protein. Denaturation of protein means the unfolding and disorganization of the protein of secondary, tertiary, and quaternary structures on the hydrolysis. It's called denaturation of protein. And here you can see few agents which can cause denaturation of protein like heat, organic solvents, mechanical mixing, strong acid bases, detergents, ions of heavy metals, and lead and mercury. Denaturation of a protein like this, here you can see the normal protein, and after denaturation the structure of protein get changed by heat, acid, and mechanical agitation. uh, Muscles contraction and source of energy help in the coagulation. These are the important functions of protein, and it shows the catalytic activity, and it contains the genetic information in the form of genetic material which is located inside the cell nucleus, DNA and RNA, deoxyribonucleic acid and ribonucleic acid. Here are the important test description. Uh, what reagents and what chemicals we are using. This is biuret test, ninhydrin test, Sanger test, xanthotropic test, Millen's test, and Hopkins test, sulfur, Pauli test, Mollis test. And this is reagents we are using, and this is observations and what it confirms. So biuret test, as you know, it show if purple color is shows it confirm the presence of
amino acid. And what reagents we use? Potassium hydroxide and hydrated copper sulfate and sodium potassium tartrate. These are the reagents we use for this test. In mean hydrogen test, we use uh, dihydroxy inden and 1,2-dione, and it shows the purple color. It confirms the alpha amino acids. So you can read this description, reagents, and observations. This is important for exam point of view. So please keep in your mind a few things. First, classification of protein. It's quite lengthy, but memorize it. And test of proteins, identification test. Okay, so complete this. In the next lecture, I will ask few questions about protein. Here are some bullet points, key points, which you keep in your mind, like protein metabolism, urea cycle. Urea cycle is also called ornithine cycle, and site of ornithine cycle is liver. What is glutamate? It is a major excitatory neurotransmitter, and glycine is an inhibitory neurotransmitter in the brain and spinal cord. Most polar protein is arginine, and least polar is glycine. Glycine is also a simplest amino acid. Amino acid containing compound or octapeptide. Octapeptide means it contains the 8 amino acids. As I discussed before, uh, protein is polymer of amino acids. If number of amino acid is 8, it's called octapeptide. Example is angiotensin 2 and nanopeptide. It contains 9 amino acids. Example vasopressin. Oxytocin, bradykinin. Oxytocin is a hormone, and bradykinin produces symptoms of injury. And decapeptide example is angiotensin 1, and polypeptide example is glucagon and insulin. Now, pro properties of protein: coagulation, it is form colloidal solution, and this is important. Heavy molecular weight of pepsin, hemoglobin, and albumin, insulin. Molecular weight of protein is more than 10,000. So protein are heavy and high molecular weight material. So this is the end of today's lecture. Revise it, make a note. We continue this in the next lecture. Thanks for listening.